उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है राधे कृष्ण। इससे बढ़िया नाम कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया नाम ना तो भगवान ने बनाया है और ना खुद भगवान बना सकते हैं। यह स्वयं उनका ही नाम है और वो स्वयं इसके विधाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्तिक माह में इनका जन्म हुआ है। इस अवसर पे व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा हठी, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा गुस्सैल और व्यक्ति को ठोकर भी खाना पड़ता है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव संतुलित है और सामान्य है। बहुत ज्यादा उग्र नहीं है, बहुत ज्यादा व्यग्र नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावकारी नहीं है। मतलब आत्मबल जो है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है, काम बदलना पड़ सकता है, जीवन में समस्याएं आ सकती हैं उत्तरायण वालों के मुकाबले। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण विस्तर का प्रेम और विस्तर का सुख व्यक्ति ज्यादा चाहता है। और व्यक्ति जो होता है वो अपने काम के लिए कई बार आलसी होता है, पर वही अगर काम किसी दूसरे का हो तो तुरंत झटके पजामा पहन के तैयार है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा व्यक्ति को नौकरी करने के साथ साथ व्यक्ति को संतुलित व्यवसायिक भी बना देंगे, क्योंकि चंद्रमा यहां बैठे हैं और गुरु उसे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से व्यक्ति व्यवसायिक अच्छा साबित हो सकता है। व्यक्ति अगर खुद की नौकरी से ज्यादा दूसरे की नौकरी से ज्यादा खुद का व्यवसाय करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शनिवार के जन्मे होने के कारण कुंठा का भाव जीवन में हमेशा बना रहे। व्यक्ति को चाहे कुछ भी दे दीजिए वो कभी भी भरेगा नहीं। अब इसे चाहे आप देवताओं का शाप कहें या फिर व्यक्ति की मनःस्थिति, पर यह स्थिति है, खुद को भरा हुआ महसूस करना पड़ता है, आप भरे हुए होते नहीं हैं। तो हेमंत ऋतु के जन्मे होने के कारण और शनिवार के जन्मे होने के कारण कई बार मैं ये चीज महसूस करता हूं कि व्यक्ति जो है वो एक तरीके से थोड़ा खाली खाली सा है। मतलब उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ जीवन में कमी महसूस होगी। वो कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर के ये नहीं कहेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए या मैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं मांगेगा कि बस आपका भाव बना रहे, आपके कृपा का भाजन बना रहूं, आपको हमेशा एहसास में लेता रहूं, आपका दर्शन होता रहे, आपकी मनःस्थिति मेरे दिमाग में हमेशा बन रहे, हमेशा आपको याद करता रहूं, हमेशा ये एहसास होता रहे कि आप मेरे निकट ही बैठे हैं, बगल में, यूं आप मेरा काम देख रहे हैं। ये नहीं सोचेगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं है तो सच्ची बोल रहा हूं। रेवती नक्षत्र, वज्र की भांति शरीर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रोग रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है। या व्यक्ति डरा हुआ सा भी रहे, क्योंकि मंगल नीच के बैठे हैं ना, इस वजह से व्यक्ति डरा डरा सा रहता है। और क्योंकि यहाँ पे शनि स्वग्रही और मंगल नीच के, इस वजह से ये भाव और भी, लेकिन आयु है। पर एक अवस्था में कि जब व्यक्ति शनि की दशा से गुजरता है या मंगल की दशा से गुजरता है तो छोटी मोटे कटपिट होते रहते हैं, घाव फोड़ा फुंसी, कई बार कुछ काट ले, कुछ धंस जाए, कुछ चेहरे पे दाग लग जाए, कुछ ऐसे माथा फट जाए, माथा चोट में लग जाए, ऐसी स्थितियां बनती है। रेवती नक्षत्र ये बुद्धिमान है और दरअसल व्यक्ति को चपल चंचल चालाक और चतुर सब बना देते हैं। और व्यक्ति बहुमुखी हो जाता है, बुद्धिमान भी हो जाएगा, क्योंकि वस्तुतः बुध के साथ राहु बैठे हैं। नीच के नहीं बैठे होते तो व्यक्ति को शत्रुहंता बना सकते थे, लेकिन शत्रु के साथ जो है वो व्यक्ति का संबंध बना रहेगा। और मैं तो समझता हूं कि कभी भी व्यक्ति शत्रु से पाला ना पड़े तो ही ज्यादा अच्छी बात है। कोर्ट केस कचहरी में व्यक्ति को कई बार नुकसान भी होने की संभावना बन सकती है, उसमें कई बार व्यक्ति को हारना पड़ता है। ये बात भी दिख रही है। हालांकि वहां पे जो है वो बुद्ध बैठे हैं तो व्यक्ति अगर किसी अकेले व्यक्ति से लड़ेगा तो जीत जाएगा, लेकिन अगर सामूहिक रूप से किसी बड़े पर्सन से लड़े, किसी बड़े व्यक्तित्व से, किसी बड़ी संस्था से लड़े तो कई बार उसको हाथ धोना पड़ता है। यह स्थिति भी बन रही है। आगे ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति को झगड़ालू नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने बर्ताव को हमेशा ही शुद्ध रखना चाहिए। अंतःकरण पवित्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति मनस्वी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चपल चंचल चालाक तो है, चलो ये बुद्ध के कारण दिखता है, पर ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के पास शुद्ध और सात्विक प्रभावों का विकास होते देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति जो है वो ठीक है। मतलब मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, भी एक अच्छी बात हो सकती है। पंचांग में दक्षिणायन का जन्म होना ये ठीक नहीं है। और चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में आपको हमेशा ही पैसे देते रहेंगे, चाहे कितनी भी स्थिति कमजोर हो, वो पैसे और वो धन मिलता रहे आपकी कुंडली में। अब मैं आपके सवालों पे आता हूं। बहुत लंबे सवाल इनके भी हैं, जिसमें से मैं कुछ अगर सवाल पूछूं या पढ़ूं तो दाम्पत्य जीवन कैसा है, कब सही हो पाएगा? आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन जो है वो गुरु की दशा जब आएगी तब सही हो पाएगा, जो मैं समझता हूं कि अभी 22 के 10वें महीने के बाद, क्योंकि उस भाव के अधिपति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है
और वो उस भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। जब आप इसी सवाल को यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे सारे ही घर में ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ भी बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र राहु हैं, उच्चके हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी भी खराब नहीं है पर व्ययात्मक ज्यादा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके काम में हस्तक्षेप करती हो या आपकी वजह से ज्यादा चिंता करती हो, जो आपको नागवार गुजरता हो, या कई बार वो अक्त कर देती हैं बहुत ज्यादा। कई बार आपके काम में बहुत ज्यादा या फिर आपकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता उनके माथे पे जो है वो सिकन पैदा कर सकती है। शनि जो है वो बैठे हैं यहाँ पे, इस वजह से भी कई बार जो है वो अस्तमेश भी तो होते हैं, पर भाग्य का बल है, ये ठीक है। आपकी कुंडली में यहाँ पे शनि मंगल बैठे हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं और कई बार व्यक्ति जो होता है वो नौकरी भी कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो इस कुंडली में देख रहा हूँ, चूंकि बुध यहाँ बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ बढ़िया बैठा है, चंद्रमा उच्चके हैं, सूर्य का बल भी बढ़ेगा, चंद्रमा का प्रभाव भी ठीक है, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली के दशम स्थान पे, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में बुध से केंद्र में, गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे है, छठे भाव में बैठे। इस वजह से आरंभ में मशक्कत व्यक्ति के जीवन में देख रहा हूं, बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। मतलब कब से? तो अभी 7 से 8 साल आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना ही होगा, क्योंकि कुंडली में दशाएं जो चलती हैं वो लंबी चलती हैं। और ये मिथुन लग्न की कुंडली के लिए जो शुक्र होते हैं वो पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ 12वें के भी अधिपति होते हैं। लेकिन चूंकि पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है और वहीं पे लक्ष्मी के कारक ग्रह सूर्य नीच के हुए हैं, जिनका नीचभंग नहीं हुआ है। लेकिन आप गौर करें तो इस कुंडली के लिए यही सबसे बड़ी समस्या का घर बना हुआ है कि यहाँ पे सूर्य नीच के हैं। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे शुक्र के साथ राहु के पास बैठने के व्यक्ति के अपने खर्चे कम नहीं होते, तब तक कई बार अलग तरीके के कई खर्चे आ सकते हैं, जैसे संतान, जैसे कुटुंब, इन सब चीजों का। लेकिन कुटुंब का सुख है व्यक्ति के पास, लेकिन वो हो करके भी कई बार नहीं होते। मतलब आपके लिए वो सिर्फ जबान से ही है, जब बात लेने देने की होगी तो फिर वो हाथ खड़े कर देंगे। क्योंकि इस भाव पे राहु की दृष्टि है और यहाँ पे मंगल नीच के हैं, तो वाणी पे संयम और वाणी का प्रभाव कई बार कमजोर हो जाए, या व्यक्ति ना चाहते हुए भी कई बार झूठा दिलासा दे या झूठ बोल दे। वो क्यों झूठ बोले? अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लाभेश हैं, वो नीच के बैठे हैं। तो अपने लाभ को और अपने व्यापार को चलाने के लिए व्यक्ति को ना चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ भी नीच का, इसके अधिपति भी नीच के और इससे से चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह, तो इस कारण से लाभ प्राप्त नहीं होता है। और व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए मैं जो समझता हूं, विष्णु जी की और नारायण की उपासना या लाजवर्त धारण किया जाए, या नारायण की उपासना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति संकटनाशक स्तोत्र का कम से कम अनुष्ठानिक जप करना चाहिए। ये काम मैं आपको उपाय बता दूंगा अलग से। पर इस कुंडली में केंद्र में लग्न खाली और सप्तम खाली, पर सप्तम के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। सप्तमेश चंद्रमा से दृष्ट, ये सबसे अच्छी बात है। 12वें भाव में केतु और दूसरे भाव में मंगल, इस भाव को पापकर्त्री, और लग्न के अधिपति का छठे में जाना, और वो राहु के साथ, और लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से 2 ग्रह नीच के। तो जितने भी सवाल आपने पूछे हैं वो दरअसल इसी का कारण है। और मैं अगर कुंडली को सही तरीके से देखना जानता हूं, और अगर जो मेरे पास छोटी सी विद्या और बुद्धि बनी है उसके आधार पर मैं तो यही कहूंगा कि व्यक्ति को धन के लिए भटकाव है और धन के लिए मशक्कत है, धन के लिए बेचैनी है, क्योंकि 2 ग्रह नीच के हुए हैं। 2 ग्रह नीच होने का मतलब व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या है। हालांकि एक बात और भी कहूंगा, जो बात मुझे पता चल रही है, गुरु यहाँ पे कन्या राशि के बैठे हैं, रोग भी है, यहाँ पे नीच की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति व्यक्ति को आयु देने के साथ साथ रोग भी पैदा करेंगे। मंगल नीच के हैं, लेकिन उच्च की दृष्टि है, तो व्यक्ति लड़ेगा, झगड़ेगा, मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, जीवन में ठोकर खाएगा, रोग से युक्त रहेगा, पर फिर भी जी लेगा और मतलब अच्छी आयु जी लेता है। क्योंकि चंद्रमा जो यहाँ बैठे हैं वो जन्म कुंडली में धनु राशि में बैठे हैं, और इसके अधिपति गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में देखिए सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठ करके इस भाव को वापस देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में शतायु होने का योग घटित हो रहा है। शतायु का मतलब आजकल 70 साल भी कह सकता हूं मैं, 70 से 75, 72 साल 2 महीने, ऐसी स्थितियां बनती है। ये स्थिति बन रही है, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में ऋण की जो स्थिति बन रही है, जैसे आप गौर करिए, ऋण भाव के अधिपति शुक्र राहु के साथ और नीच के राहु के साथ लग्नेश के साथ बैठे, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्र दोष पैदा हो गया। धन भाव में नीच के मंगल, इस वजह से कमजोरी हो गई। पर धन के कारक जो हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। धन भाव के अधिपति मीन राशि के बैठे हैं, वो भटकाव दे रहे हैं। व्यक्ति काम एक जगह टिक करके नहीं करता है। तो पहले तो अपना कंसंट्रेशन बनाना है, काम को छोड़ना नहीं है।
एक जगह पे बंद करके रहिए। बॉस के साथ जितना ज्यादा हो सके मित्रवत संबंध बनाइए, क्योंकि वो नीच के हैं, इस वजह से वो प्रभावित हो रहे हैं। दशम के अधिपति ने दशम को देखा है, ये अच्छी बात है। और धन भाव के अधिपति दशम में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है धन भाव में नीच के मंगल बैठे, चलो समझ में आती है बात, लेकिन उसका नीच भंग भी तो हुआ, क्योंकि धन के अधिपति धन के कारक से देखे भी तो जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब इसका नीच भंग भी हुआ और इसके अधिपति गुरु से देखे भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस भाव से तृतीयस्थ जो है वो गुरु बैठे हैं, तो थोड़ी कमजोरी है। लेकिन इससे चतुर्थस्थ सूर्य बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी फिर से बन जा रही है, वापस घूम करके मतलब जो है वो चीजें। लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं तो सूर्य की दशा जातक की कुंडली में ना चाहते हुए भी सूर्य को अच्छा परिणाम देना होगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो त्रिक भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में भले ही नीच के हैं, लेकिन उससे चतुर्थस्थ शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, और उससे तृतीयस्थ भाव, इससे पीछे देखिए गुरु बैठे हैं शुभकर्त्री, आगे बुध, राहु और शुक्र। इसका मतलब है कि जो तृतीय भाव के अधिपति जब एक्टिव होंगे तो व्यक्ति का परिणाम उसको कुछ न कुछ जरूर अवश्य मिल जाए, क्योंकि इस भाव में जो ग्रह कारक होता है वो केंद्र में है, और उस भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है, जो व्यक्ति के जीवन में तृतीय के एक्टिव होने पे तृतीय का कारक काम दे दे। अब एक बात और भी है कि वापस गौर से करें तो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मुझे समाज में कई बार जो है वो अपमानित होने का भाव या कुंडली में ऐसा कोई योग है? ऐसा योग बना जरूर है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो ये प्रभाव तो आपके आत्मबल को कमजोर कर ही रहा है, ऊपर से शनि की दृष्टि भी इस पे जा रही है। तो अगर सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा और शनि का प्रभाव रहेगा, इसके ठीक आगे राहु बैठे हैं, तो व्यक्ति के व्यय के कारण एक ऐसी स्थिति बनेगी, या व्यक्ति कई बार जो है वो उलझा हुआ सा महसूस करेगा। उसके जीवन में कई बार इधर भी हिले तो चुभे, इधर भी हिले तो चुभे, ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं समझता हूं कि सूर्य की दशा आएगी वो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पे ठीक हो जा रहे हैं, और वापस जिस चीज को वो खोया रहेगा वो उसको वापस, वो समाज में जो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा है वो वापस फिर से मिल जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पंचम भाव में नीच के हुए हैं। अगर यही यहां नीच के होते, यहां नीच के होते, या यहां नीच के होते तो कमजोरी ज्यादा हो जाती, लेकिन यहां पे नीच के हुए हैं, मूलतः उनके पास बल है। और क्यों बल और भी है? क्योंकि वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, और जिसके अधिपति गुरु हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा उससे देख रहे हैं, यानी कि सूर्य के पास बल है, वो कमजोर नहीं है, क्योंकि उनका नीच भंग यहां भी हुआ है, और उसका अधिपति निकटस्थ होकर के बैठा है और शुभकर्त्री में है, तो इतना परिणाम मिला। और गौर करिए तो यहाँ पे मित्र की राशि में शनि बैठ करके दाम्पत्य को नर्चर करने का काम करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा है, दाम्पत्य में कोई कमजोरी विशेष नहीं है, आप खुद ही परेशान है, और उस परेशानी का एकमात्र कारण आपका बल कमजोर है, आपने खुद पे भरोसा ही करना छोड़ रखा है। मंगल नीच के, इस वजह से साहस कमजोर, पराक्रम कमजोर, पराक्रम का परिणाम कमजोर, मेहनत करने के बाद परिणाम न मिले तो व्यक्ति और भी हतोत्साहित हो जाता है। और उसके बाद सवाल भी और पूछा है, राजनीति में मेरी क्या संभावनाएं हैं? एक बात बताता हूं, ये तो योग ठीक है, यहाँ पे शुक्र राहु के साथ है, ये भी ठीक है, राहु का प्रभाव यहाँ पे है, गुरु का प्रभाव यहाँ पे है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, व्यक्ति जो है वो सामान्य राजनीति कर सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल अगर नीच के नहीं होते तो निसंदेह ये बात बन सकती थी। पर व्यक्ति बाद में चल करके कुछ अच्छा कर सकता है, जबकि कई बार व्यक्ति जो है वो टाइम पे वो दशा ना आए। जैसे आपकी कुंडली में राजनीति का योग बहुत अच्छे तरीके से 2028 में आ रहा है या उसके बाद आ रहा है, तब तक आप अपने आप को देख लीजिए कि आप कहाँ होंगे, अवस्था कैसी रहेगी। तो ऐसी स्थिति बन रही है। आपकी कुंडली में आपने और भी सवाल पूछा है, शेयर मार्केट में क्या संभावना है? अच्छी है, हाँ, लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए। तो लाभ के अधिपति नीच के, लाभ के जो स्थिति बन रही है लाभ भाव पे, उस पे नीच की सूर्य तो नीच के हैं, लेकिन वस्तुतः वो उच्च की दृष्टि से देखेंगे, और इस भाव के जो कारक होते हैं वो गुरु होते हैं, केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, एक अच्छी स्थिति दिख रही है। लेकिन एक गलत दशा में, यानी कि शुक्र की दशा, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है, 12वें भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठ करके दोष पैदा कर रहे हैं, धन भाव को भी कमजोरी या लग्न को भी कमजोरी दे रहे हैं, साथ ही साथ व्यक्ति के सुख को भी कमजोर कर रहे हैं। 12वें भाव के अधिपति होने के कारण माता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, माता का संपूर्ण सुख ना मिले, या माता से कई बार मतभेद बना रहे, या माता जो है वो अनुशासित बहुत ज्यादा होती है, ज्ञान ज्यादा देती है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार उनसे ऐसी स्थितियों में जाता है। हालांकि उसकी स्थिति बहुत कमजोर होगी, जो नेगेटिव बातें हैं, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ के अधिपति जो है वो राहु के साथ है, 12वें के अधिपति के साथ है, पर यह स्थिति बनी रहेगी। पिता का सुख व्यक्ति संपूर्ण भोगेगा, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, ये बात यहां दिख रही है।
तो मैं कहा था कि व्यक्ति ने सवाल ये भी पूछा है शेयर मार्केट, वो ठीक है आपकी कुंडली में, पर अगर गलत टाइम पे गलत कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से मेष राशि अच्छी होगी, कुंभ राशि अच्छी होगी, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होंगे, इस कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर तुला राशि, र अक्षर, स अक्षर और च अक्षर, अ अक्षर, ये सब जो राशियां बन रही हैं वो ठीक बन रही हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते, सप्तमेश होने के कारण मारक भी हो जाते हैं। शुक्र अच्छे नहीं होते, 12वें होने के कारण मारक भी हो जाते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, द्वितीयेश होने के कारण मारक हो जाते हैं। सूर्य अच्छे नहीं होते, वो खाली मेहनत ही करवाते हैं। मतलब 4 ग्रह तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन अच्छा कौन? तो शनि। लेकिन शनि 12 अष्टम भाव के भी तो अधिपति होते हैं, आयु दे रहे हैं, गूढ़ और रहस्यमयी चीजों का जानकार होना व्यक्ति के जीवन में देखा जा रहा है, उसके पास तार्किक बल है, उसके पास क्षमता है, वो पौरुषत्व को कमजोर कर रहा है और दरअसल व्यक्ति के पराक्रम को कमजोर भी कर रहा है। स्वास्थ्य में लंबी बीमारी में व्यक्ति को घूसने वाला बना दे रहा है। स्वास्थ्य में जैसे पेट की कमजोरी, पेट में स्टोन हो जाए, ब्लैडर में कई बार समस्याएं हो जाती हैं, अतड़ियों की समस्या हो जाती है, क्योंकि ये पेट का भाव है, इस वजह से ये चीजें कमजोर हो जाती हैं। छठे भाव में बुध राहु के साथ वात पित्त और कफ अनबैलेंस होता रहे, डिसबैलेंस होता रहता है। इस वजह से जीवन में प्राणायाम वगैरह का संतुलन बना करके रखना चाहिए, शहद हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए, मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल भोजन में ज्यादा करना चाहिए। ये स्थितियां बनती हैं, गुरु मंगल और सूर्य इनकी स्थिति ज्यादा बनती है। केंद्र में 2 ग्रह बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जन्म कुंडली में कौन बैठा है केंद्र में? तो धन के अधिपति। और कौन बैठा है केंद्र में? केंद्र के ही अधिपति, पर वो अपनी राशि के नहीं बैठे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं असंतुलन बनेगा। तो किसका? या तो कर्म का, या तो फिर डेली बेसिस के इनकम का, या डेली रूटीन उसका जो है वो प्रभावित है। आप गौर करें तो चौथे स्थान के अधिपति छठे में बैठे हैं। इसका मतलब, और उस पर चंद्रमा की दृष्टि, इसका मतलब यह बनता है कि व्यक्ति सामान्यतया पहले नौकरी करे, बाद में जब मजबूती हो जाए तो खुद का व्यवसाय कर ले, या व्यक्ति जब बिल्कुल तंग हो जाए तो खुद का व्यवसाय उठा ले। व्यवसाय करते समय जरूर ही किसी ज्योतिषी की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं उसके आधार पर सूर्य कमजोर है, आपको चयन करने में दिक्कत होती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित है, कमजोर है। हालांकि बुध और चंद्रमा केंद्र में एक दूसरे से नहीं है, पर फिर भी मैं जो समझता हूं उसके आधार पर व्यक्ति को जीवन में धर्म तो है, अध्यात्म है, धर्म है, शस्त्र है, शास्त्र है, सारी चीजें हैं, पर साहस कम है, क्योंकि 2 अग्नि तत्व के ग्रह जो हैं वही कमजोर बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का कारक ग्रह सूर्य है। तो आपकी कुंडली में खर्च तो बिल्कुल सही समय पे है और सही दिशा में है, पर आय जो है वो इरेगुलरिटी में दिखा जा रहा है। चंद्रमा अगर और भी खराब होते तो और भी ज्यादा बदतर हो जाती बात, लेकिन गनीमत है कि उनका नीच भंग हुआ है और वो केंद्र में है, मंगल से त्रिकोण में है, इस वजह से कुछ अच्छी बात बनती है। दूसरा, जहां चंद्रमा बैठे हैं बड़ी चिल्लाना पड़ता है। अभी 1 घंटे चिल्ला करके बैठा हूं, दिन भर चिल्लाया हूं, दिन भर बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। तो दशम स्थान के अधिपति गुरु बनते हैं, इसके अधिपति इसे देख रहे हैं और केंद्र में बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित है, व्यक्तित्व में कोई कमजोरी नहीं है। साथ ही साथ लग्नेश यहाँ पे वृश्चिक राशि में, और यहाँ पे वो लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? वृश्चिक राशि में। मतलब ये साफ है कि बुध की दशा भी व्यक्ति के जीवन में, मैंने वही बात देख करके बिना देखे यहाँ पे अभी देख रहा हूं कि बुध वर्गोत्तम है, तो ये बात मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति के जीवन में बुध वाली जो बात मैंने कही थी 28 वाली, वो ठीक है। मतलब अभी 5-6 साल आपको खींचना पड़ेगा। एक बात जो समझने की बात है, आप जब 25,000, 30,000, 40,000 कुंडलियां देख लेते हैं तो फिर आप यूं देख करके यूं पता लगा लेते हैं कि कहां कमजोरी है। तो मैं जो समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा तो अपने जीवन में ये बात देखना होगा कि आप कितने जल्दी से कितनी सारी चीजों को देख लेते हैं। अगर ये व्यक्ति के जीवन में, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, अगर आप बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजों को देखने का प्रयास करना चाहते हैं तो इसमें आपको पारंगतता हासिल करने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए ये बात बोल रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके अध्ययन करिए। आपके पास वक्त उम्र को लेकर के कम नहीं है, लेकिन हाँ करने को लेकर के कम है, क्योंकि अभी शुक्र की दशा है और ये व्ययात्मक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। यही आपको ऋण में भी लेके गया है, क्योंकि पहले से ही धन के आने की, आवक की स्थिति कमजोर है। ये क्या इन्होंने लिखा है? सवाल पढ़ता हूं, सोच के देखिए। युवाओं की स्थिति, वो 1992 के हैं। 2020 में कोरोना के कारण नौकरी चली गई और उसके बाद खराब स्थिति लगातार बनती रही। इन्होंने पूछा है कि जॉब करता था, उससे केस लड़ रहा हूं, उससे कब तक जीत मिलेगी?
एक बात बड़ी गंभीरता से समझिएगा, आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति जो बैठे हैं वो राहु, नीच के राहु के साथ बैठे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उसको देख रहे हैं तो ये लंबा चलेगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि वो लग्नेश के साथ बैठ करके आपके व्यक्तित्व को भी कमजोर कर रहे हैं। ये अगर जीत होगी भी तो लंबा खींच के लेके जाएगी। और अगर कुछ इधर, अगर बहुत दिन से ये बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आप 2020 से ये बात कह रहे हैं तो मुश्किल से 2 साल, और न्यायपालिका की स्थिति तो आप समझ रहे हैं। अगर वो लंबा घुस गया तो फिर ये लंबा खिंचा दे, क्योंकि इस भाव के अधिपति जो है वो विपरीत परिस्थिति ही पहले निर्माण करेंगे, बाद में जाकर के इसका कुछ अच्छा परिणाम आपके पक्ष में आते देख रहा हूं। लेकिन मैंने ये बात बहुत पहले कह रखी है कि व्यक्ति कई बार हाथ से फिसला फिसला हुआ सा महसूस करता है, क्योंकि सूर्य से आपको कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, सरकार आपके पक्ष में खड़ी है नहीं, मंगल आपका कमजोर है। इस वजह से दोनों ही तत्वों के कमजोर होने के कारण व्यक्ति का आत्मबल कमजोर ना हो। इसका मतलब है कि इस केस को जीतने के लिए आपको अपने सूर्य को मनाना होगा और उनको आराधित करना होगा। तर्क की बात है ये। सूर्य विशाखा के हैं, कुछ अगर दैवीय कृपा रही तो निस्संदेह कुछ बात बन सकती है, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में 12वें में केतु हैं। अपने अनुभवों का सहारा लीजिए। अनुभवों का सहारा मतलब अपने बड़े बुजुर्गों का, और अपने से जो बड़े लोग हैं जिनसे आपको इस केस में मदद मिल सकती है, उनके पास उनका दरवाजा खटखटाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य भाव के जो अधिपति हैं वो स्वग्रही हैं। और निस्संदेह मैं ये बात कहता हूं कि 12वें भाव पे राहु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जो कुछ ना कुछ आपको रैंडम अचानक से कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जिससे आपको कुछ बल मिल जाए और कुछ आपका काम बन जाए। ऐसी स्थिति भी मैं बनते देख रहा हूं। एक बात और बताता हूं। बुध जब जन्म कुंडली में यहां बैठ जाए या बुध की जब राशि बन जाए तो निस्संदेह ये बात बनती है कि व्यक्ति अकेला घर में घुसता है, मारता है और यूं निकल जाता है। वो जो फिल्म आई थी ना अभी हाल ही में, जिसमें बड़ी वो कौन सी एक फिल्म आई थी, मेरे भाई साहब वो देख रहे थे, जिसमें वो बड़ा साहसी है, वो उसका जो हीरो है वो अभिनेता जो उसका है, क्या बोलते हैं उसको, जो अभिनय करते हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, वो बड़ा साहसी है, कुछ बता रहे थे वो। तो ऐसी ही स्थिति कुछ हो जाती है, व्यक्ति अकेला ही घर में घुसता है, मार करके चला जाता है और किसी का मजाल भी नहीं कि वो उसको कुछ छू भी सके। ये बुध के पास है। और गौर करना कि वो राहु के साथ भी है, इस वजह से अगर ये राहु नीच के नहीं होते तो कुछ अच्छी बात बन सकती थी। इसका मतलब है कि हमें गणेश जी की पूजा करनी होगी, हमें अपने बल को बढ़ाना होगा। गणेश जी के साथ साथ हमें सूर्य के बल को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। बजरंगबली के 3 देवताओं की पूजा इस कुंडली में बनती है। बजरंगबली का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य के मंत्रों का जप और गणेश जी के मंत्रों का जप। साथ ही साथ आपकी कुंडली में गुरु का उस भाव पे प्रभाव है, उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है, उस भाव पे शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर इसका ये जो मैटर है, अगर ये 2025 के बाद तक जाता है और 28 के बाद तक भी जाता है तो निस्संदेह उसके निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। चाहिए बोल दिया। शनि जो है वो जन्म कुंडली में यहां भी अपनी राशि में, यहां भी मित्र की राशि में। इस कुंडली के लिए शनि भाग्य का बल रहेगा, आपके पास आयु रहेगी, आपके पास गूढ़ और रहस्यमयी और आपके पास अनुभवों का कोई कमजोर होना नहीं देख रहा हूं, पर आपका आत्मबल कमजोर है, मैं ये बात कह सकता हूं। लेकिन वो बाद में जाकर के ठीक हो जाएगा, वो अनुभव के हिसाब से वो चीजें बदल जाएंगी। ज्यादा आप घबरा जाते हैं जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मत करिए। दशमांश कुंडली में राहु के साथ शुक्र का व्यय को नियंत्रित करिए। आपके पास धन की कमजोरी अभी है, पर बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये लिख करके देता हूं, गारंटी। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे कई बार जैसे कमजोरी होती है, पर यहाँ पे उच्च के चंद्रमा है, इस वजह से मैं इसे अच्छा ही कहूंगा। पर वस्तुतः वो वृषभ राशि के बैठे हैं और यहाँ 3 घर खाली हैं, इस वजह से कर्म क्षेत्र थोड़ा कमजोर सा है। लेकिन बाद में चल करके ये चीजें सूर्य की दशा में ठीक भी होंगी, उसमें भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पंचम में नीच के हुए हैं। वो खराब भाव में नीच के नहीं हुए हैं, अच्छे भाव में नीच के हुए हैं, आपकी लाज बचा रहे हैं वो। इतनी बात तो कह सकता हूं। गुरु का प्रभाव है लग्न में शनि मंगल का बैठना। अब शनि कौन? 12वें, और मंगल कौन? द्वितीय। तो धन और व्यय ये दोनों बने रहेंगे जीवन में, इसके संसर्ग के साथ। और अब केंद्र में 2 पापग्रह बैठ गए, शुभ ग्रह की राशि बनी और यहाँ के अधिपति छठे में चले गए। और गौर करिए तो केतु यहां बैठे हैं। अब होगा क्या कि जन्म कुंडली में जो केतु बैठे हैं वो व्यक्ति को अनुभव देते हैं, पर देर से देते हैं, या कई बार व्यक्ति रश बहुत ज्यादा करता है। यही कारण जो है ना, ये आपका, यही आपके जीवन को कमजोर कर रहा है। इस वजह से ही मैंने बात कही है कि बजरंगबली की पूजा करनी होगी। ये बात है, कई बार बोल आगे जाता हूं, पहले बोल देता हूं, पर वो बात सामने से घटित भगवान स्वयं करवा देते हैं, लाज जो बचानी होती है। तो ये बात मैं इसी वजह से बोल रहा था। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है।
ग्रह स्थिति के आधार पर सूर्य कमजोर हो रहे हैं, बुध कमजोर हो रहे हैं और मंगल कमजोर हो रहे हैं। शनि, शुक्र, चंद्रमा और गुरु ठीक है, मतलब इनकी दशाएं आपकी कुंडली में कुछ अच्छी जा सकती हैं, कुछ अच्छी क्या, अच्छी जा सकती हैं। ग्रह के डिग्री में संपूर्ण तरीके से अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो 29 डिग्री के हैं। इसका मतलब है कि इस कुंडली में शुक्र की दशा भी अच्छी जानी चाहिए, वो धीरे धीरे अच्छी जाएगी, धीरे धीरे मजबूत होगी, आप घबराइए मत, बस साहस बना करके रखिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखता हूं तो दूसरे नंबर पे जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री में बैठा है वो बैठा है सूर्य। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम का परिणाम भी मिलेगा, और ये दोनों ही चीजें अगर मैं कहूं तो निस्संदेह सूर्य वाली दशा जो है वो आपकी कुंडली में जो अभी आई तो नहीं है, लेकिन हाँ निस्संदेह सूर्य अभी आने वाले हैं, शुक्र के बाद सूर्य आएंगे। पीछे जो अंतर में मैं ढूंढ रहा था तो वो थोड़े कमजोर नहीं होंगे, वो ठीक ही रहा होगा। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो बुरा दौर चला है वो निस्संदेह 2019 के 10वें महीने के बाद से या उसके 1-2 महीने से सुगंध दुर्गंध देते हैं ग्रह, तो उसी के करीब करीब में चला है। इसका मतलब है कि मुझे 2022 के 10वें महीने तक आपको आपके एक्सपेंस पे रोक लगाने का आदेश देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही शुक्र और गुरु आएंगे तो शुक्र कौन होंगे आपकी कुंडली के लिए पंचमेश, गुरु कौन है आपकी कुंडली के केंद्र के अधिपति, और दोनों बैठे भी तृतीय एकादशवें में, और मैं समझता हूं कि वो ठीक है। इसका मतलब है कि 2022 के 10वें महीने से कुछ आपके जीवन में अच्छाइयां भी देख रहा हूं। वैसे आपको रत्न लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, सबसे बढ़िया, और नहीं तो सबसे बढ़िया तो मैं लाजवर्त ही कहूंगा। इन्होंने सवाल पूछा है क्या मैं बाहर जा सकता हूं? निस्संदेह जा सकते हैं। 12वें भाव के अधिपति शुक्र राहु के साथ, नवांश कुंडली में शुक्र राहु के साथ उच्च के हो जा रहे हैं। दशमांश कुंडली में दशम स्थान के अधिपति सिंह राशि में, जिसके अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में और राहु से दृष्ट दशम भाव के अधिपति, इस वजह से भी निस्संदेह जा सकते हैं। यह दशा गुरु की दशा में से लाभ शुरू हो, मतलब यानी कि अभी भी वक्त है, आप अभी भी बाहर निकलने का प्रयास करिए। मैं तो समझता हूं कि बाहर ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ ये बात भी है कि जन्म कुंडली में 2-2 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं तो थोड़ा आपको मशक्कत भी करनी पड़ सकती है, या फिर वो खींच रहे हैं आपको घर पे, परिस्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति कई बार बाहर जा नहीं पाता है। यह स्थिति बन रही है। लाभ है, मिलेगा जरूर, गारंटी देता हूं। यहाँ गुरु सूर्य है ना, भरोसा रखिए, क्योंकि नीच भंग हुआ है तो वो जरूर पराक्रम का परिणाम दे देंगे। गुरु देख रहे हैं ना भाई साहब यहाँ, ठीक है, गुरु देख रहे हैं ना भाई साहब यहाँ, थोड़ा सा कम है, गुरु देख रहे हैं यहाँ पे, वो जरूर दे देंगे, क्यों चिंता करते हैं, मत घबराइए, आगे ठीक है स्थिति। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। तब तक के लिए करोड़पति बन पाएंगे ये इतना आसान नहीं है। हाँ, पर इतनी बात जरूर कहता हूं कि ये कुंडली बाद में जाकर के सफल जरूर हो जाएगी। मैं यही चाहूंगा कि अपने संदेह करोड़पति अरबपति बने, विश्व के प्रसिद्ध राजनेता बने, और मेरा आशीर्वाद अगर मैं देने के पक्ष में हूं तो हाँ मैं ही कहूंगा। हाँ, लेकिन कर्म करना बिल्कुल बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस भाव के अधिपति नीच के हैं जो आपके परिणाम को कमजोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने सूर्य को मना लीजिए। अगर सूर्य को मना लेंगे और निसंदेह अगर दैनिक जीवन आपका बढ़िया रहा, क्योंकि आपकी कुंडली में गौर करिए तो यहाँ के अधिपति बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, इस वजह से आपके डेली बेसिस का रूटीन खराब है। करोड़पति बनना और पूछना बड़ा आसान नहीं होता है, निसंदेह उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके लिए सूर्य को जागृत करना ही होगा। रविवार को नमक, शुद्ध भोजन और नियम से युक्त होकर के सूर्य की आराधना करिए, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करिए, देखिए कैसे बन जाते हैं। जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। कमजोरी क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, कमजोरी नहीं है, ठीक है। मंगल दोनों जगह नीच के हुए हैं, उसके पास बल है। आने वाली दशा मंगल वाली 33 वाली अच्छी रहे, 32 वाली अच्छी रहे, 2032 वाली भी ठीक रहे, 2028 वाली भी ठीक रहे। मैं तो समझता हूं कि 22 के 10वें महीने से लगातार आप ठीक ठीक ही होते जा रहे हैं, कमजोर होने वाली बात नहीं। अब ये वक्त बुरा था जो निकल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल और शाम का कार्यक्रम जरूर देख लिया करिए, और हमेशा बने रहिए। जब मेरी आवश्यकता पड़े इस कुंडली पे मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।